हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का मैंने एक पार्ट पहले ही कंप्लीट करा दिया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वाले पार्ट को देखना, बाद में आप ये सेकंड पार्ट देखना। और फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट दे रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 9th क्लास की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने पढ़ाई है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने जरूरत के अनुसार कोई सी भी बुक की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग से है, तो अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि हमारी जो भारत की स्थिति है वो क्या है, ठीक है। हमने जाना था कि कौन कौन सा जो अक्षांश है और कौन कौन सा देशांतर है जो भारत में है, और भारत का विस्तार कितने डिग्री है ना। भारत का जो टाइम है वो कौन सी रेखा डिसाइड करती है, और कर्क रेखा हमारे भारत के कौन कौन से राज्य से होकर निकली है। हमने ये भी जाना था कि हमारे भारत में कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब चीज हमने पिछली वीडियो में जान ली थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। देखो, आगे हमारी दो हेडिंग है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, भारत और विश्व। दूसरा है भारत के पड़ोसी देश। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारत और विश्व। भारत और विश्व वाली हेडिंग को हम देखते हैं। देखो, मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ के इसमें समझाती जाऊंगी और आप समझते रहना, ठीक है। क्योंकि एक एक लाइन टू लाइन यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, फिर ये जो मैप है ये नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरी बोर्ड पर। तो इसलिए मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी। अब देखिए, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए भारत और विश्व, ठीक है। हेडिंग का नाम है, आगे हेडिंग में कहा जा रहा है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के पूर्व में स्थित है। देखो, हमारा एशिया कहां से कहां तक है? हमारा एशिया देखो रसिया से शुरू हो जाता है। रसिया जो है एशिया में है, तुर्की एशिया में है, और ये सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज जितनी भी है ये सब एशिया में है, ठीक है। ये सब भारत आ रहा है इसमें पूरा, और ये म्यांमार, थाईलैंड, ये सब क्या है? एशिया में ही आएगा आपका। वियतनाम, चीन, और ये आपका रूस, ठीक है। जापान भी है इधर, ठीक है। ये भी आपका किस में आता है? एशिया में, ठीक है। जापान ये एक द्वीप समूह है, ठीक है। जापान और आपका रशिया, ये सब किस में आएगा? आपके एशिया में आएगा। तो हमारे भारत की जो स्थिति है एशिया में, वो कहाँ है? वो है दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में। और कहाँ? पूर्व की साइड है। कहाँ? दक्षिण में। देखो, अगर एशिया को आप यहां से डिवाइड कर दो, ठीक है, लगभग ये इसका मिड समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा भारत कहाँ आ रहा है? एशिया के दक्षिण में आ रहा है, ठीक है। पूर्व नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर नहीं है ना, नीचे की तरफ है। तो हमारा भारत कहाँ आ रहा है? दक्षिण में आ रहा है। और भारत को एनसीईआरटी में भारतीय उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है। भारत को क्या बोला जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, ठीक है। मैंने बता दिया ना आपको, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। अब देखिए, जो हमारा भारत है ये पश्चिम में क्या है? यूरोपीय देशों को मिला रहा है। अब देखिए कैसे मिला रहा है यूरोपीय देशों को। जो हम व्यापार करते हैं, कहां से? गुजरात से या मुंबई से जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ ईरान होते हुए हम अपना जो सामान है कहां पहुंचा देते हैं? अरब कंट्रीज में भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। एशिया से भी हम व्यापार कर रहे हैं, प्लस हम कहां से व्यापार कर रहे हैं? यूरोप में भी। अब देखिए हमारा सामान यूरोप में कैसे जाता है, एक मिनट के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। देखो, ये है आपका लाल सागर, है ना। स्वेज नहर का जिक्र आपके नीचे इसमें दिया हुआ है, एक कॉलम में स्वेज नहर के बारे में बोला गया है। और ये किन्होंने, इन्होंने ही निकाली थी स्वेज नहर, ताकि ये एशिया से अच्छे से व्यापार कर सके यूरोप वालों ने। तो हमारा सामान कैसे जाता है? देखो, यहां से जा रहा है, मुंबई से जाएगा या हमारा गुजरात से जाएगा। कहाँ? देखो, लाल सागर में होते हुए, ठीक है। ये क्या है? लाल सागर जो नीला नीला दिख रहा है, इस यहाँ पर एक स्वेज नहर निकाली गई है। मतलब कुछ भूभाग था, उसको काट के एक नहर निकाल दी है बीच में से, ठीक है। अब देखो, दोनों तरफ तो सागर है, अगर बीच में थोड़ी सी मिट्टी आई हुई है तो उसको हटा देंगे, है ना। तो उसको हटाने में कितने साल लगे थे? 10 साल लगे थे।
क्योंकि मैप में इतना सा दिख रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो बहुत बड़े भूभाग होगा। तो उसको काट कर, इसको 10 साल में इसको काट दिया था, और इसको काट कर हमारा जो व्यापार है यहाँ से यूरोप में होता है, ठीक है। लाल सागर होते हुए और भूमध्य सागर होते हुए कहां तक जाता है हमारा व्यापार? हमारा व्यापार जाता है यूरोप तक, ठीक है। एक तो हमारा ये फायदा है। दूसरा हमारा क्या फायदा है कि हमारा जो भारत है वो इतनी अच्छी जगह स्थित है वर्ल्ड मैप में कि देखिए, एक तो हम यूरोप में व्यापार कर सकते हैं, इधर हम ये सारे देशों में भी सऊदी अरेबिया वगैरह, ईरान वगैरह से भी व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, एक तरफ तो हम यूरोप से ज्वाइंट है, मतलब जा सकते हैं। दूसरा तरफ हम कहा जा सकते हैं? पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में कहा? देखो, हमारा व्यापार म्यांमार में भी है, क्योंकि समुद्री सीमा लगी हुई है, तो हम कहा व्यापार कर सकते हैं? म्यांमार से भी, थाईलैंड से भी। देखो, थाईलैंड यहीं पर है, ठीक है। इंडोनेशिया, ये सब, फिलीपींस में, जापान में, और देखो चाइना में, ठीक है। हम जल के रास्ते भी चाइना तक जा सकते हैं और हम स्थल से भी जा सकते हैं, मतलब यहां से भी हमारे लिए चाइना पास है। तो हमारा जो देश है वो बहुत अच्छी जगह है, हमारा जो भारत है बहुत अच्छी जगह है कि हम अपने भारत से यूरोप से भी जुड़े हुए हैं, है ना। भारत की स्थिति की वजह से, समुद्री स्थिति की वजह से, तो हम यूरोप में भी व्यापार कर सकते हैं और हम पूर्वी एशिया में भी व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें लिखा है हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। भारत कहां है? केंद्र में, दोनों तरफ व्यापार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार यानी कि जो दक्षिण भारत हमारा बना हुआ है, दक्षिण भारत की भूमि, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि हम मान सकते हैं कि कर्क रेखा से जो नीचे नीचे वाला भाग है हम उसको दक्षिण एशिया मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश से नीचे नीचे वाला कौन सा आ जाएगा? आपका दक्षिण भारत आ जाएगा। और देखो, ये जो त्रिकोण भाग है, ठीक है, एक मिनट चल नहीं रहा, ये जो त्रिकोण भाग है ये कैसा बना, ये कैसा है? पठार है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी के बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। कभी मतलब ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे यहाँ पर बहुत सालों पहले, और उन ज्वालामुखी के ठंडे होने से यहाँ क्या है? अग्निय सेल है, अग्निय सेल जो कठोर, मतलब कठोर सेल है यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या है? पूरा की पूरा पठार है ना। तो ये जो पठार है किसमें खड़ा हुआ है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर देखो नीचे लिखा है इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के उत्तर में क्या है? दक्षिण का पठार जो भारत का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि हमारा जो भारत की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। देखो, हम जो भारत है वो किससे व्यापार कर सकता है? देखो, यहाँ के अफ्रीका के देशों से भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। यहाँ से जो जहाजों से सामान पहुंचाया जा सकता है, इन देशों से भी व्यापार कर सकता है, इन देशों से भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। और यूरोप से भी व्यापार कर लेता है, ठीक है। रशिया वगैरह ये तो हमारे सब पड़ोसी देश है, तो इनसे भी व्यापार कर लेता है। तो भारत की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी जगह है। हम अफ्रीका के भी देशों से व्यापार कर सकते हैं, यूरोपीय के भी, पश्चिमी एशिया से भी, और पूर्वी एशिया के देशों से भी हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, और कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंद महासागर में किसी भी देश की तट सीमा भारत जैसी नहीं है। अब देखिए, एशिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, भारत को छोड़कर किसी की भी तट सीमा ऐसी नहीं है कि वो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर सके, ठीक है। अगर आप जापान की देख ली तो जापान का व्यापार कहाँ होगा? जापान का व्यापार चाइना में होगा, भारत की तरफ आएगा। अगर उसको कहाँ व्यापार करना है? अमेरिका की तरफ व्यापार करना है, तो पूरा के पूरा प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक जो ओशन है वो पूरा पार करके जाना पड़ेगा। तो जो व्यापार है उसका खर्च बढ़ जाएगा, भाई सामान बहुत दूर लेके जाएंगे तो जहाज में भी तो कुछ लगता है ना ईंधन, तो उसका जो किराया है वो बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए ये अच्छा है। अब देखिए, कोई किसी भी देश की कंडीशन जो एशिया का है वो भारत जैसी नहीं है कि वो बहुत सारे देशों से व्यापार कर सके, ठीक है। यही इस पैरा में दिया हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तट सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भी किसके नाम पर है? भारत के नाम पर। कौन सा? हिंद महासागर। क्योंकि जो भारत की इतनी सारी विशेषता है इसकी वजह से एक महासागर का नाम भी भारत के नाम पर है, ठीक है। इसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं और इंडियन ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सूएज नहर के बारे में दे रखा है नीचे। सन 1800
सन 1859 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। पहले भारत को यूरोप से व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ता था, यहां से घूम के जाना पड़ता था इधर, ठीक है, ये पूरा घूम के जाएगा, यहां तक जाना पड़ता था। अब क्या करना पड़ता है भारत को, सुएज नहर निकलने से यहां से माल लोड किया और यहां से शॉर्टकट मारा और यूरोप में पहुंच गए, ठीक है, आराम से जल्दी पहुंच जाते हैं। और यहाँ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आगे ना समझ में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है आगे का आपका, देखो वही है, वही सारा चीज है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु देखो युगों पुराना है कैसा, आपने हड़प्पा, जब मैंने आपको हड़प्पा संस्कृति बताई थी, हड़प्पा के बारे में बताया था 6th क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो व्यापार था वो ईरान से भी था, अरब कंट्रीज से भी था, अफगानिस्तान से भी था। तो ये जो भारत का व्यापार वाला सिलसिला है ये युगांतर पुराना है, ठीक है, परंतु यह संबंध जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्ग से होकर था। यानी कि पहले जब हड़प्पा काल की हम बात कर रहे थे तो ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले थे कि वो पानी के जहाज से यूरोप वगैरह में घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो कैसे मिले हैं कि वो ऊपर या इधर उधर वाले पड़ोसी देशों से ही व्यापार कर रहे थे, मतलब स्थलीय सीमा से ही व्यापार कर रहे थे, जलीय सीमा के जरिए नहीं कर रहे थे, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से विभिन्न यात्री, उत्तरी पर्वतों के दर्रे से, देखो पहाड़ किस तरह से होते हैं, पहाड़ देखो इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, ठीक है। तो पहाड़ों के बीच का कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं, मतलब इस तरह से भी रास्ता होता है। तो ये जो रास्ता है इसको हम क्या बोलेंगे, दर्रा। दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता होकर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, दर्रा। तो बहुत सारे जो यात्री हैं वो इन्हीं दर्रों के जरिए भारत में आए थे, चाहे वो चीन के यात्री थे, चाहे वो अफगानिस्तान के यात्री थे, चाहे वो इधर ईरान वगैरह से जो भी आए थे, अरब कंट्रीज से जो भी आए थे, या यहाँ से भी आए थे, यूरोप के भी कुछ लोग आए थे व्यापारी। तो वो कहां से आए थे, इन्हीं पहाड़ों के दर्रों से होते हुए आए थे। दर्रे मतलब समझ में आ गया ना, पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसा स्थान जहां से आसानी से आया और जाया जा सकता है। अब देखो पहाड़ पे चढ़ के ऐसे तो कोई नहीं चलेगा ना, ठीक है, ऐसे चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पहाड़ पे ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे फिर ऊपर जाओगे। तो पहाड़ के बीच बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है जहां से रास्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जब समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, मतलब पहले समुद्री मार्ग का पता नहीं था, या फिर ये कह लीजिए कि जहाज वहाज का इतना ज्यादा आविष्कार नहीं हुआ था, पानी के जहाजों का, इसलिए व्यापार नहीं होता था पानी से। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। देखो कौन कौन से, मध्य, भारत का पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य का मतलब हो गया ये वाला, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब ये किस में आएगा, मध्य एशिया, मध्य पश्चिम एशिया में आएगा। देखो एक तो ये मिड में आ रहा है, ठीक है, और एशिया के किस में आ रहा है, पश्चिम भाग में। इधर वाले भाग को हम पूर्वी भाग बोलेंगे, इधर वाले भाग को हम पश्चिम भाग बोलेंगे, इधर वाले को मध्य भाग बोलेंगे। तो मध्यमी पश्चिमी एशिया का मतलब हो गया तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब हो गया, ठीक है। और ये पहले किसमें था, ये पहले रसिया में था, रसिया का 1991 में विघटन हुआ और ये अलग हो गए 15 देश इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो पंचतंत्र जैसी कहानियां, रामायण, उपनिषद, ये सब कहां से गए, हमारे यहीं से गए, मतलब इन्हीं दरों से बहुत सारी कहानियां, व्यापार, मलमल के कपड़े, हमारे मसाले कहां से गए थे, इन्हीं पहाड़ों के जरिए, और यहीं से दरों से व्यापारी आया करते थे और सामान को ले जाया करते थे। कई हमारे भारत के भी व्यापारी वहां सामान बेचने जाया करते थे इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से जो एशिया की स्थापत्य कला है, यानी कि जो भवन निर्माण की शैली है या मंदिर निर्माण की शैली है, वो इसी तरह से जो व्यापारी आए वो देखकर यहाँ से, और उन्होंने वहां पर इस तरह की चीजें बनवाई। उसी तरह से भारतीयों ने भी वहां पर जो जो चीज उनको अच्छी लगी वो चीज उनसे वहां से खरीद कर लाया करते थे और अपने देश में बेचा करते थे। वहां की कुछ स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण की शैली, भवन निर्माण की शैली, बहुत सारी चीजें हमने यूनान से, ठीक है, पूर्वी एशिया से और हमने उत्तरी एशिया से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। अब देखो हमने ये बहुत अच्छे से देख लिया,
भारत और विश्व के बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपके बुक में लिखा हुआ है कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि एशिया क्या है, ये पूरा एशिया है और इसके दक्षिण में देखो, इसको अगर हम मिड से ऐसे करेंगे तो इसके दक्षिण में क्या है, भारत है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें दे रखी है कि भारत में 29 राज्य हैं, 29 यानी 29 राज्य हैं और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी जो ये संख्या है ये गलत है क्योंकि ये जो अपडेट नहीं हुई है बुक है, तो मैंने ये नई बुक परचेज करी है लेकिन इस बुक में क्या है, अपडेट नहीं है। अब देखिए एक्चुअल में है कितने, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है जब जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ एक था। ठीक है, जब क्या था, जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ एक राज्य था। अब क्या हुआ, हमने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और दोनों को हमने क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। देखिए आपकी एनसीईआरटी में, एक मिनट, आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 29 राज्य दिए हुए हैं और कितना दिया हुआ है, 7 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। ये था आपके कब, जब हमारे जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य था। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को तोड़ के हमने 2 कर दिए, ऊपर वाला लद्दाख कर दिया है और नीचे वाला जम्मू कश्मीर कर दिया है, क्योंकि वहां पर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको क्या कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है ताकि जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, अब देखिए 29 में से एक कम कर दिया, हमने राज्य का क्या करा, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो एक माइनस करा तो कितना हो गया, 28 हो गए राज्य। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ध्यान रखना वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उस एक राज्य को तोड़ के हमने कितने बना दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो कितने हो गए, 9 तो हो गए केंद्र शासित प्रदेश और 28 हो गए राज्य, सॉरी 8 है राज्य। ठीक है, एक यहाँ दमन द्वीप वाला जो था, ये जो अलग अलग थे इनका भी मिलान हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, एक दमन द्वीप वाला हो गया है, तो इसकी वजह से ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं अब 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखिए प्रदेश में या राज्य में और केंद्र शासित राज्य में क्या अंतर है। जो राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वहां पर जो शासन व्यवस्था होती है वो राज्य के अंडर आती है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो शासन व्यवस्था देखती है वो देखती है केंद्र सरकार, यानी कि हमारी संसद। ठीक है, आगे ना समझ में। अब आओ हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको समझ में आ गया कि अब वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब देखिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में देख लेंगे, बाद में हम भारत के मैप में देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। देखो अब इसको हम एशिया वाली चीज को मिटा देते हैं क्योंकि फिर हमें उससे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए इसमें बोला गया है आपका कि भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर ये रहा और भारत का पश्चिम ये रहा। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान बहुत छोटा सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बराबर में है। देखो ये पाकिस्तान की सीमा है और ये अफगानिस्तान की, मतलब बहुत छोटा सा जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान यहाँ से। ठीक है, पहले ये भारत का हिस्सा थे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया और अफगानिस्तान अलग हो गया हमारे देश से। ठीक है, पहले अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के समय में ये सब सम्राट अशोक के शासनकाल में यहाँ तक था भारत, कहां तक, अफगानिस्तान से भी आगे तक था। ठीक है, काबुल के बारे में भी काफी चीजें दी हुई है इतिहास में, तो यहाँ तक हमारे जो पुराने प्राचीन भारत के जो राजा थे उनका शासन यहाँ तक था। ठीक है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनाई, है ना। मुसलमानों को अलग भड़का दिया, हिंदुओं को अलग भड़का दिया, भैया तुम अलग अलग राज्य बना लो। ठीक है, भड़काया तो उन्होंने एससीओ को भी था कि भाई जो एससी लोग हैं वो अपना अलग देश बना लो, लेकिन गनीमत रही कि भाईचारा का जो स्तर था वो अच्छा था, पहले से ही बाउंडिंग बहुत अच्छी थी भारत के देशों में, तो इसलिए उन लोगों ने अलग राज्य अपना अलग देश नहीं बनाया। बाकी कुछ लोगों को जो वो भड़काने में कामयाब रहे और पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, तो 2 राज्य हो गए किसमें, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, भारत का पश्चिम ये रहा, ये वाला भाग हो गया पश्चिम, और उत्तर वाला ये हो गया। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो भारत के उत्तर में है चीन,
उत्तर में है चीन, भारत के ऊपर की तरफ क्या है चीन, ठीक है। और पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, ठीक है। 1950 से पहले तिब्बत कैसा था, स्वतंत्र देश था। धीरे धीरे चाइना ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, तो हम अब इस सारे को किसमें, चाइना में ही काउंट करते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या था, नेपाल था पहले, लेकिन अब क्या करते हैं हम, चाइना में काउंट करते हैं इसको। तो उत्तर में क्या है, चाइना यानी कि चीन, ठीक है, चीन है। और उत्तर पूर्व में क्या है, नेपाल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ क्या है, नेपाल, नेपाल के बराबर में भूटान है, ठीक है। भूटान के इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश के इधर क्या है, म्यांमार है, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब देखिए कुछ जो देश है वो हमारे पड़ोसी देश हैं जलीय सीमा में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं मार्क कर करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो अभी हम इंडियन मैप देखेंगे उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। देखो एक तो ये श्रीलंका है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप, देखो लक्षद्वीप कहाँ था, यहाँ है। और इसके नीचे क्या है, मालदीव्स, मालदीव्स की जो रेखा वो जलीय सीमा है हमारी लक्षद्वीप से मिल रही है। तो एक तरह से मालदीव भी कैसा हुआ, हमारा पड़ोसी देश हुआ, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में आप जानते ही हैं, श्रीलंका भी कैसा है, हमारा पड़ोसी देश है। और मालदीव के और श्रीलंका की बहुत ज्यादा मदद की थी हमने कोरोना काल में, बहुत सारी दवाइयां हमने इनको दी थी, क्योंकि कोरोना में संसाधनों की थोड़ी कमी चल रही थी इन देशों में, तो हमने अपनी तरफ से इनकी मदद की थी। और भारत का पहले से ही स्वभाव रहा है कि अपने पड़ोसी देशों की वो मदद करता है, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण में समुद्र पार करके हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि, ठीक है। एक छोटा सा लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। और तथा मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। मालदीव और लक्षद्वीप, जो मालदीव है वो कहाँ है, लक्षद्वीप द्वीप के दक्षिण में। तो लक्षद्वीप हमारी कहाँ है, द्वीप समूह इधर है, और इसके दक्षिण में यानी कि इसके नीचे क्या है, मालदीव है, ठीक है, मालदीव है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। अब देखिए एक बार हम भारत का मैप और देख लेते हैं, इसको हम एक बारी हटा देते हैं वर्ल्ड मैप को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, देखो इधर क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। उत्तर पूर्व में मैंने क्या बताया था, पाकिस्तान बताया था, ठीक है। और इधर मैंने बताया था आपको चाइना। देखो ये बांग्लादेश है, ठीक है, इसको पहले हम पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते थे, कहीं कहीं पूर्वी पाकिस्तान एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप समझ जाना क्या है, बांग्लादेश है। क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो थोड़े से जो मुस्लिम थे उन्होंने यहाँ कंट्री बनाई थी, और थोड़े से मुस्लिमों ने यहाँ कंट्री बनाई थी, ठीक है। तो बाद में इन लोग जो बांग्लादेशी थे वो इनमें और पाकिस्तानी में झगड़ा हुआ भाषा के आधार पर, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते थे कि उर्दू भाषा रहे यहाँ पर, लेकिन बांग्लादेशी चाहते थे कि हम जो हमारी अपनी भाषा है बांग्ला, हम उसमें रहे, ठीक है, उसमें हमारा सारे कामकाज हो, हम पढ़ाई लिखाई करें, मतलब वो उन्होंने अपनी मातृभाषा को ज्यादा प्रेफर किया था। लेकिन इन्होंने नहीं माना, इसलिए इन दोनों का अलग अलग हो गया, कितना, 1971 में, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो मैप है वो कुछ कुछ ऐसा ही लगता है जैसे भारत का मैप लगता है ना, भारत के मैप जैसा लगता है ना बांग्लादेश का मैप, और भारत का मैप लगभग लगभग सेम सा है, ठीक है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा संख्या में लोग संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज भी इसमें बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि संस्कृत कहाँ से गई है, ये बिहार से गई है। जब जो हमारे प्राचीन राजा थे, जब यहाँ पर शासन उन्होंने शुरू किया बंगाल, तो उन्होंने जीता, तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लोग पहुंचाए ताकि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा सके संस्कृत भाषा में। तो यहाँ से हमारे यहाँ बिहार से क्या गई है, संस्कृत भाषा गई है, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश है हमारा, और सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा हमारी लगती है किसी देश के साथ, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि चाइना के साथ ज्यादा बॉर्डर लग रहा है, तो चाइना के साथ नहीं है, सबसे ज्यादा हमारा जो बॉर्डर लगता है वो लगता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या है, व्हाइट कलर का जो है ये म्यांमार है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है ना। अब देखिए कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा लग रही है। तो देखो एक तो हमारी पाकिस्तान से लगती है इधर, ठीक है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका, ठीक है, तीसरे नंबर पे मालदीव, मालदीव यहाँ नीचे की तरफ है, वर्ल्ड मैप में मैंने आपको दिखा दिया। फिर कौन सा है, म्यांमार, देखो म्यांमार से भी लग रही है हमारी जलीय सीमा, और बांग्लादेश से भी लग रही है, ठीक है। ये कौन से, ये क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश है ना, जिनकी सीमा पानी के साथ लगती है, यानी कि जलीय सीमा से मिलती है,
ठीक है। स्थल वाले कौन से हैं? चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, देखो, और ये क्या है? भूटान है, इधर भूटान है, ठीक है। ये छोटा सा भूटान है, बहुत ही छोटा सा है ये भूटान, ठीक है। इतना सा क्या है? ये भूटान है। और ये क्या है? नेपाल है। ये भी हमारा क्या? पड़ोसी राज्य है। तो ध्यान रखना किसकी सीमा जलीय सीमा से मिल रही है और किस पड़ोसी देश की सीमा स्थल सीमा से मिल रही है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे देश पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के जिनकी सीमा स्थल से भी मिल रही है और जल से भी मिल रही है। तो वो कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, आपका बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। इनको आप ध्यान रखना, ये जो 4-5 राज्य देश है ये हो जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद आपको एमसीक्यू वाली वीडियो मिलेगी, तो आप उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको बताया था कि वो 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराई है, तो उस सबको देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो छोटे बहन भाई हो या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपने अगर वीडियो मेरी लास्ट तक देखी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और एक छोटा सा कमेंट करके जाना आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।